पिता की वसीयत। साहनी जी को वैसे तो गांव में लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, पर उनके पास धन दौलत नहीं थी। पैसे से वे शिक्षक थे। 10वीं तक के बच्चों को वो पढ़ा लिया करते थे। उनके 3 पुत्र थे, विजय, संजय और अजय। विजय सबसे बड़ा, संजय मंझला और अजय सबसे छोटा था। साहनी जी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। विजय और संजय पढ़ने में होशियार थे, पर अजय बेचारा पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार नहीं था। इसलिए घर हो या बाहर, विजय और संजय की तारीफ होती। अजय को तो सारे नालायक ही समझते। समय बीतता गया। तीनों भाई भी समय के साथ बड़े होते गए। बड़े भाई विजय और संजय की तो शहर में जॉब भी लग गई, लेकिन अजय तो नालायक ठहरा। इसी बीच साहनी जी की पत्नी चल बसी। साहनी जी अब अकेले हो गए। दोनों लायक बेटा विजय और संजय तो शहर में जॉब कर रहे थे, इसलिए साहनी जी अब अपने नालायक बेटा अजय के साथ गांव में रहने को मजबूर थे। साहनी जी का भी स्वास्थ्य अब गिरने लगा था। नालायक जानते हुए भी अजय अपने पिताजी की सेवा करता रहता, लेकिन अचानक एक दिन साहनी जी की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। बेचारा अजय अपने भाइयों को इस दुखद घटना की सूचना देते हुए उन्हें जल्दी गांव आने के लिए कहता है। दोनों भाई पहले तो अजय को ही बुरा भला कहते हैं कि अचानक से उनकी पिता की मृत्यु की खबर क्यों दिया। अभी उनके बच्चों के पेपर आने वाले हैं, फिर जॉब से इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। दोनों भाइयों की पत्नियों को तो पिता की मृत्यु की खबर के पीछे अजय और मृत पड़े साहनी जी की ही कोई चाल नजर आ रही थी। खैर, ऐसे परिस्थितियों के समय होने वाले सामाजिक मजबूरियों के सामने दोनों की एक ना चली और उन्हें पिता के अंतिम संस्कार में आना पड़ा। पिता को गए 13 दिन हो चुके थे। विजय बाबू और संजय बाबू की पत्नियों ने तो साहनी जी के प्रॉपर्टी में अपने अपने हिस्सों को तय कर चुकी थी। बेचारा अजय और उसकी बहू को घर के कामों और रिश्तेदारों की खातिरदारी से फुर्सत ही कहाँ थी जो प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सोचते। ऊपर से अजय था भी तो भोला भाला। उसने कौन से पिता का नाम रोशन किया था। साहनी जी ने अपने जीवन काल में ही अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत बना रखी थी, जो एक वकील के पास जमा थी। साहनी जी के प्रॉपर्टी का कागज लेने के लिए सारा परिवार वकील का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अजय के बड़े भाई ने अजय से कहा, अजय, वकील साहब कितने बजे तक आ जाएंगे? हमें शाम को निकलना भी है। अगर बाबूजी की वसीयत का नाटक नहीं होता तो हम कल ही निकल जाते। बाबूजी को क्या ज़रूरत थी वसीयत बनाने की? सब कुछ हम तीनों भाइयों का ही तो था, बराबर बांट लेते हम। दिल्ली में इतनी छुट्टी नहीं मिलती, ना ही बच्चों के स्कूल में और ना ही ऑफिस में। अजय एक भोला भाला और सच्चे दिल का इंसान था। वैसे तो वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता, लेकिन अभी कुछ दिनों से उदास और खामोश हो गया था। और होता भी कैसे नहीं। अभी 13 दिन पहले ही उसके बाबूजी, जो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। बाबूजी सिर्फ उसके पिता नहीं थे, उसकी पूरी दुनिया थे। उसकी जान बसती थी उनमें। एक वही थे जिन्हें कदर थी उसकी, वरना दोनों भाई तो उसे नालायक ही कहते। हाई स्कूल में था अजय जब माँ छोड़ कर गई थी। उस समय भी उनके दोनों बेटे शहर में अपनी अपनी नौकरी पर थे। केवल अजय ही था उनके पास। मरने से पहले माँ ने अजय का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, मुझे वचन दे तू अपने बाबूजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उनका ख्याल रखेगा। अजय ने कांपते हाथों से माँ को वचन दे दिया था। उसने कभी ये बात न अपने बाबूजी को बताई और ना ही अपने भाइयों को। अजय के गांव में सिर्फ इंटर तक ही स्कूल था। बड़े भाई इंजीनियर थे, तो उन्होंने इंटर के बाद अजय को शहर बुलाया और इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। छोटे भाई, जो खुद एक डॉक्टर थे, ने भी अजय से पूछा कि उसे जो भी पढ़ना है
वह उनको बता सकता है। किसी भी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया जाएगा। अजय पढ़ना चाहता था, लेकिन अपनी भाभीियों के व्यवहार की वजह से उनके पास जाने की हिम्मत न पड़ती। बड़े भाई की शादी तो माँ के सामने ही हो गई थी। पहले बड़ी भाभी कभी कभी गांव आ जाया करती, लेकिन अब तो उन्हें गांव आने में शर्म आती है। छोटे भाई ने भी माँ के जाने के 1 साल बाद ही अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर से शादी कर ली थी। उनको तो हमारे साथ उठना बैठना वैसे भी पसंद नहीं था। ऐसे में बाऊजी को वहाँ रखना सही नहीं होगा और उनको गांव छोड़ के भी नहीं जा सकता था अकेले। हरी काका ने तो कहा था कि चले जाओ अजय बेटा, मैं रख लूँगा बाऊजी का ध्यान। लेकिन अजय का मन नहीं माना और उसने आगे न पढ़ने का निर्णय लिया। बाऊजी ने बहुत समझाया था, लेकिन अजय अपने निर्णय पर अटल रहा। दोनों भाइयों के साथ साथ गांव के और भी लोग बाऊजी से कहते कि उनका छोटा बेटा तो नालायक निकला। बाऊजी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा जाते थे। अजय ने गांव में ही रहकर खेती करना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि हर साल सबसे ज़्यादा फसल अजय के खेत में ही होती। फसल बेचने के बाद जो पैसा मिलता, बाऊजी उससे और ज़मीन खरीद लेते। धीरे धीरे अजय की मेहनत रंग लाई और आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन अजय और उसके बाऊजी की थी। बाऊजी हमेशा कहते कि ये ज़मीन तेरे नाम करा देता हूँ, लेकिन वह हमेशा बाऊजी के नाम ही करा देता। बाऊजी ने पास के ही गांव की एक लड़की से अजय की शादी करवा दी थी। शादी से पहले अजय ने कहा था कि एक बार वह बबीता से बात करना चाहता है। उस समय सबने उसका मजाक बनाया था, लेकिन बाऊजी ने हंसकर हाँ कह दिया। अजय जब बबीता से मिला तो उसने माँ के वचन के बारे में बता दिया था और यह भी कह दिया था कि भविष्य में कभी भी वह उसे भाभीियों की तरह शहर जाने को ना कहेगी। वह अपने बाऊजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अजय का अपने पिता के प्रति इतना प्रेम देखकर बबीता तो वैसे भी उसकी दीवानी हो गई थी। वह अक्सर कहती भी थी कि वह बहुत खुशनसीब है जो उसे अजय जैसा देवता पति मिला है। अजय की भाभी इतनी घमंडी थी कि वह बबीता को 3rd क्लास लड़की कहकर ही बुलाती थी। बबीता ये सोचकर जवाब न देती कि साल में कभी कभी तो आते हैं ये लोग, अब क्या बहस करें इनसे। बाऊजी की तो आंखों के तारे थे बबीता और अजय। भैया, वकील साहब आ गए हैं, अजय ने कहा। सारा परिवार आंगन में इकट्ठा था। गांव के कुछ बुजुर्गों को भी बुलाया गया था। वकील साहब ने अजय और उसकी पत्नी को भी बुलाया। बड़ी बहुएं और बेटे बहुत खुश थे। सोच रहे थे अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर लेके शाम को निकल जाएंगे। वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और वसीयत पढ़ना शुरू किया। प्रिय गांव वालों और मेरे लायक बेटों, तुम सबको हमेशा यही लगता रहा कि मेरा अजय नालायक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उस जैसा लायक बेटा सदियों में जन्म लेते हैं। वह है तो मेरा बेटा, लेकिन हमेशा मेरी माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। अपनी माँ को दिए वचन के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं उसकी और बबीता की बातें नहीं सुनता। मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे अजय की मेहनत का नतीजा है, इसलिए मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नालायक बेटे अजय का है। मेरी किसी भी चीज़ पर मेरे उस लायक बेटों का कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने कभी पलट कर ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए। मैं जब जब बीमार हुआ मेरे अजय ने मेरी देखभाल की। मेरे दोनों बेटों ने तो मुझसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी पत्नी के सारे गहने सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू बबीता के हैं। उन गहनों पर मेरी शहरी बहुओं का कोई अधिकार नहीं, जिनको हम गांव वालों के साथ खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस होती है।
साहनी जी की वसीयत पढ़ी जा चुकी थी और वो सभी लोग जो अजय को नालायक बेटा कहते थे मुंह लटकाए खड़े थे। दोनों भाई भी गुस्से में अपने अपने परिवार के साथ जा चुके थे, कभी न आने के लिए। उस आंगन में खड़ा अजय उस समय गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सबसे ज़्यादा गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके बाबूजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।